अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चीख की आवाज़ ने एक पल के लिए तो अलीज़ा को भी दहला दिया था। उसे फ़ौरन हातिम का ख्याल आता कि वो पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ नाज़िक मिजाज यूरोपियन लड़कियाँ खुद भी चिल्लाने लगी थीं, जिस पर अलीज़ा को कोफा से उन्हें देखकर चीख की सम्मत बढ़ी। उसकी देखा देखी कुछ और लोग भी उस तरफ चल पड़े। तुम्हें वापसी का रास्ता तो पता है ना, कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ ही फंस जाएं। जी मुझे पता है, मैं बचपन से अपने बाबा के साथ इन आरामों में फिरा हूँ। अलीज़ा के पूछने पे एक गाइड ने तफसील से जवाब दिया। थोड़ा सा चल कर वो लोग अगली राहदारी में पहुँच गए जहाँ से चीख की आवाज़ आई थी। वहाँ हातिम को देखकर जहाँ अलीज़ा पुरसकून हुई, वहीं ज़मीन पर बेहोश पड़ी उस लड़की की तरफ उसकी नज़र पड़ी और उसके सवालिया अंदाज को देखकर हातिम खुद ही बोलने लगा। मैं दीवारों पर बनी तस्वीरों को देखते हुए पता नहीं कैसे इधर निकल आया। जैसे एहसास हुआ तो पीछे मुड़ने लगा। उसी दम किसी ने मुझे कुछ बोलकर पीछे से दबोच लिया। पहले तो मैंने आराम से छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसने और ज़ोर से पकड़ा तो मैंने उठा के सर के ऊपर से घुमा के दीवार पर पटक दिया, जिससे ये चीख मार के बेहोश हो गई। वो बात करके मासूम मुंह बना के उसे देखने लगा। अलीज़ा तो दिल में अश अश कर उठी। बज़ाहिर हमदर्दी से बोली, पता नहीं बेचारी ने तुम्हें कौन सा समझा जो लपट गई और तुमने खुद को धोबी और उस बेचारी को कपड़ा समझ के दीवार पे मार के धो दिया। वो मुस्कुराहट दबा के बोली। इतनी देर में सब आ गए थे और सूरत हाल जानने को उस लड़की को होश में लाने की कोशिश करने लगे, और जब वो किसी तरह होश में नहीं आई तो उठा के फर्स्ट एड के लिए बाहर ले गए। अब ये तो अलीज़ा जानती थी कि हातिम जैसे जंगली सांड की पटकी हुई इतनी आसानी से होश में आने वाली तो नहीं थी। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर वहाँ घूमे, मगर लोगों के हाथों पर पड़ती अजीब नज़र दोनों को कुफत में मुब्तला कर रही थी। सो उन्होंने बाहर की राह ली और टैक्सी वाले को वापस होटल चलने का बोला। वापस आके उन लोगों ने फ्रेश होकर खाना स्विफ्ट में ही मंगवा लिया था और अभी खाना शुरू हुई किया था कि डोर बेल बजने लगी। अलीज़ा हातिम को खाने का इशारा करती खुद उठ के गई। देखा तो पुलिस वाले थे। वो लोग इहराम में मौजूद दूसरे सियाहों की निशानदेही पे पूछते पूछते वहाँ पर आए थे, क्योंकि उस लड़की को अभी तक होश नहीं आया था, जबकि बज़ाहिर कोई सीरियस चोट या ज़ख्म भी नहीं था। उनके साथ होटल का मैनेजर भी मस्कीन शक्ल बना के खड़ा था। सॉरी मैडम, मैंने इन लोगों को मना किया था मगर ये ज़बरदस्ती आ गए। कोई बात नहीं मैनेजर, आप जाएं और हमारे मेज़बानों को कॉल कर दें। एक मिनट ऑफिसर। पुलिस वाला कुछ बोलने लगा तो अलीज़ा ने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया। हम लोग खाना खा रहे हैं, फ्री होकर बात करते, तब तक आप इंतज़ार कर सकते हैं तो सिटिंग एरिया में बैठ जाए, वरना बाद में आ जाइएगा। कहने को तो बड़ी शौकी होकर कह रही थी, मगर दिल में डर के सोच भी रही थी कि अगर एम्बेसी वालों ने रब्ता ना किया तो अलीज़ा बेटा आज तुम्हारी खैर नहीं, 2-4 केस डाल के अंदर कर देंगे और फिर तो वहाँ बैठ के खाना। मगर शुक्र हुआ कि मैनेजर के रब्ता करने पर एम्बेसी से कॉल आ गई थी। अलीज़ा ने जैसे ही एक्सटेंशन उठा के हेलो बोला, आगे से ऑपरेटर की आवाज़ सुन के रिलैक्स हो गई थी और फिर एम्बेसी के नुमाइंदे को थोड़ी सी तफसील बता के पुलिस वालों से बात करने को बोला था और वहाँ से ही आवाज़ लगा के बोली, ऑफिसर आपकी कॉल है, एक्सटेंशन उठाओ। और उसके उठाते ही ठाक से फ़ोन रख के खुद खाने पे टूट पड़ी। हातिम सबसे बेनियाज खाना खा के अब कहवा पी रहा था और अलीज़ा को नदीदों की तरह खाते देखकर बोला, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? वो खाते खाते बोले, यही कि वो लड़की कौन थी, मुझे क्यों चिपकी, और हाँ मैं तुम्हारे हाथ का पास्ता याद कर रहा था, कब बना के खिलाओगे। वो चुप करके उसकी बिना सर पैर की बातों पे उसे घूरने लगी। जब तक कॉल बंद हुई अलीज़ा भी खाना खा के फारिग हो गई थी और वापस सिटिंग रूम में आ गए थे दोनों। पुलिस वाला अब उनसे मरूब नज़र आ रहा था। मैडम आप पहले बता दें कि अमेरिकन एम्बेसी के मेहमान हो आप लोग, तो हम आप लोगों को जहमत ही ना देते। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, ऑफिसर के मैनेजर ने आपको ना बताया, मगर आपको यकीन उस कॉल के बाद ही आना था। पुलिस वाला शर्मिंदा होकर उठ खड़ा हुआ। ओके हम लोग चलते हैं, कोई भी मसला हो हमें ज़रूर बताइएगा। हातिम की तरफ गहरी नज़र से देखता हुआ बोला, जी ज़रूर। अलीज़ा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया था। वो लोग जल्दी से निकल गए। मैं तो सोने जा रही हूँ, तुमने अगर बाहर जाना हुआ तो मैसेज छोड़ देना। मैसेज छोड़ने का क्या मतलब है? वो हैरान हुआ। उफ, इस राइटिंग पैड पे लाइनें लगा जाना, मैं समझ जाऊँगी। वो उसे साइड टेबल की तरफ इशारा करके कमरे में चले गए। उसने कुछ देर सोचा, फिर खुद भी कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल हुआ तो फूलों की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। जैसे ही मुड़ा तो सामने बेड की साइड टेबल पे कल जैसा गुलदस्ता और वैसे ही कार्ड देख के कुछ हैरान हुआ, क्योंकि वो तो दरवाज़ा लॉक करके गया था। फिर कुछ सोच के आराम से बिस्तर पे लेट गया। अलीज़ा कमरे में आई तो ऐसा लगा कि उसके अलावा भी कमरे में कोई है। उसने आगे बढ़ के सारी लाइट्स जला के सारा कमरा और बाथरूम तक छान मर कोई नहीं था, लेकिन किसी की मौजूदगी वो साफ महसूस कर रही थी। इस बात उसे उलझन में डाल दिया था। सो वो बिना चेंज किए लाइट्स बंद करके सोने लेट गई
और उसकी आंखें बंद करती उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी से धीमी सी पुरअसरार पीली रोशनी निकलकर कमरे में फैल गई। हल्की हल्की रोशनी ने कमरे में जादुई से माहौल बना दिया था। वो जल्द ही गहरी नींद में सो गई थी। दूसरी तरफ हातिम करवटें बदल बदल के थक गया। उसे नींद नहीं आती आजकल। उसे वैसे भी अजीब से ख्वाब आते रहते थे। कभी उसे लगता उसके घर वाले मुश्किल में हैं, कभी लगता किसी ने उसके बाप को कत्ल कर दिया, कभी खुद को वैरानों में भटकता किसी को ढूंढता दिखाई देता। वो तो परेशान हो गया था इन ख्वाबों से। जब से वहाँ आया कुछ न कुछ अजीब सा हो रहा था। अलीज़ा को भी नहीं बता रहा था कि वो मजाक उड़ाती, जो उसे गवारा नहीं था, मगर उसका दिल बहुत परेशान था। वो नहीं जानता था कि उसे सच्चे ख्वाब आ रहे हैं और वो दोनों कुछ अजीब से हालात का शिकार होकर एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम होने वाले थे। डोर बेल की आवाज़ ने दोनों को जगा दी थी। अलीज़ा को तो काफ़ी नींद पूरी हो गई थी, मगर हातिम करवटें बदल बदल कर कुछ देर पहले ही सोया था। वो आंखें मलती हुई उठी और टाइम देखा रात के 8 बज रहे थे। उफ, मैं इतना सोई, खुद से बुड़ाते हुए उठी और जाके दरवाज़ा खोला। सामने वेटर खड़ा था। हाँ बोल। मैडम, ये मैनेजर साहब ने इनविटेशन कार्ड भेजे आप दोनों के लिए। आज रात 10 बजे होटल के डांस क्लब में ख़ास शो है। हम ठीक है, रुको ज़रा। जल्दी से अंदर गई और 100 दिरहम ला के वेटर को दे दी। वो झुक कर सलाम करता हुआ वापस चला गया। इतनी देर में हातिम भी बाहर आ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, तैयार हो जाओ, डिनर के बाद डांस शो देखें। वो क्या होता है यार? जो भी होता देखोगे तो पता चल जाएगा। अब जो मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। डिनर के बाद वेटर उनके पास आया था। मैडम, कहवा पिएंगी आप लोग या कोई ड्रिंक? मतलब उसने इस्तफामिया नज़रों से देखा। मतलब कि कहवा उधर ही पीना है या क्लब में कोई ड्रिंक नहीं? तुम हमें कहवा क्लब में ला देना, अभी गाइड कर दो किस तरफ जाना है। ये कह के वो उन लोगों क्लब में उनके लिए मखसूस की गई मेज़ पे छोड़ के कहवा लेने चला गया था। इतनी देर में मैनेजर भी उनके पास आ गया था। मैडम, कुछ और चाहिए तो बता दें, शो बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। असल में आप लोगों को शो के डांसर ने इनवाइट किया है, वो बस अभी आती ही होगी। इतना कहकर उसे हैरान छोड़ के वापस चला गया था। और डांसर को देख के तो वो दोनों ही चौंक पड़े थे। वो वही लड़के थे जिसे आराम में हाथम ने पटक दिया था। हैरान होने की बजाय वो लड़की नहीं बल्कि उसका बेहोशी से उठ के डांस शो करना था। कुछ न कुछ चुट्टें तो आई होंगी ना। किसी अरबी गाने पे डांस कर रही थी और थरकती हुई स्टेज से नीचे उतरी आई। लोग शराब पीकर झूम रहे थे। जैसे ही वो नीचे आई कुछ मंचलों ने उठ के उसके साथ झूमना शुरू कर दिए थे और कुछ तो नोट फेंक रहे थे। हातिम आंखें फाड़ के ये सब देख रहा था। ओलिजे का तो होश उड़ रहे थे वहाँ का माहौल देख के। थी तो वो भी अमीर ज़्यादा, मगर वो कभी किसी घरेलू फंक्शन में भी शामिल नहीं हुई थी वहाँ की बेखुदियों की वजह से। और यहाँ तो माहौल ही और था। ऊपर से उस लड़के का लिबास अलीज़ा को तो घिन आ रही थी। उसने हातिम की फटी आंखों की तरफ देखा और उसका कंधा हिला के उठने का इशारा किया, मगर जब तक वो लोग उठते वो लड़की थरकती हुई उनकी मेज़ के पास आ गई थी। हातिम की तरफ देख के अदा से मुस्कुराई और रोले से बोली, कैफ़ा हबीबी, कैसे हो डियर? आहिस्तगी से बोल रही। उसका गाल छूकर पास से गुजर गई। उस बेशरम आराम में भी ये लफ्ज़ बोला था। हातिम दब्बा दब्बा घुराया। दोनों उठकर चहलकदमी करते हुए होटल से बाहर निकल आए थे। अलीज़ा तो खैर इसी दुनिया की बासी थी। सोशल मीडिया के ज़रिए उन क्लब्स के माहौल और डांसर्स के बारे में जानती थी। इसी वजह से उसकी राय उस तरह के माहौल के बारे में अच्छी नहीं थी, मगर उसने उस इतने बड़े होटल में उस तरह के प्रोग्राम देखने का सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ हातिम भी अभी तक मैनेजर को बुरा भला कह रहा था जिसने उन्हें इनवाइट किया। दोनों ही अपनी अपनी जगह एक दूसरे से शर्मिंदा थे। मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन यहाँ गुजार के हम लोग इंडिया चलते हैं। वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग लोग और उनकी रस्में। आखिरकार अलीज़ा ने बात शुरू करते हुए कहा, तो कल ही चलते हैं। हातिम उकताया हुआ बोला, नहीं, कल हम फिरौन राह का इहराम देखने जाएंगे। वहाँ बहुत सारे राज दफन हैं जिनका मुझे पता चलाना। अलीज़ा खोई सी कैफियत में बोली, तो क्या तुम पहले भी यहाँ आई हो? नहीं। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी बातों से लग रहा है मैंने कुछ कहा। वो एकदम जैसे होश में आती हुई बोली, हाँ, तुम किसी फिरौन राह के आराम की बात कर रहे थे। ओह, मुझे नहीं पता कैसे मुँह से निकल। वो कन्फ्यूज़ होती हुई बोली और दोनों हाथों से बाल बांधने लगी। उसके हाथ की अंगूठी हातिम के सामने ही थी। उसने अंगूठी को चमकते हुए देखा तो अलीज़ा से पूछा, तुम्हारी अंगूठी चमक रही है? क्या ये कोई चमकने वाला पत्थर है? हमारे वहाँ के पत्थरों जैसा? अरे नहीं, ये तो बस ऐसे ही चमक रहा होगा। चलो वापस चलते हैं। वो वापस मुड़ती हुई बोले। जैसे ही वो लोग वापस के लिए मुड़े पलटे तो हातिम बिला इरादा ही कोट की जेब में हाथ डाला तो उसे कुछ महसूस हुआ। बाहर निकाल के हैरा से बोला, ये कहाँ से आ गया? क्या? अलीज़ा जो आगे आगे जा रही थी उसकी तरफ पलटी और कागज़ पकड़ के देखने लगी जिस पर लिपस्टिक से 315 मलका सियाना लिखा हुआ था। शायद किसी ने गलती से डाल दिया, मगर कैसे और कब? मैंने क्लब में दाखिल होने से पहले भी जेब में हाथ डाला था, तब तो ये नहीं था। अलीज़ा पर सोच निगाहों से उसे देखने लगी और फिर अचानक उसके दिमाग में झमाका हुआ। होटल में आने के बाद फुलन का मिलना और इनमें मलका सियाना का पैगाम, फिर आराम में उस लड़की का हातिम से चिपकना और क्लब में भी वो स्पेशल उसके पास आई थी।
अलीज़ा की तरफ तो उसने देखा तक नहीं था और मैनेजर ने भी यही बोला था कि उसने डांसर ने उन्हें इनवाइट किया। उसका मतलब वो लड़की हातिम के पीछे पड़ी है। मगर क्यों उसने दोनों को इनवाइट किया? क्योंकि वो जानती थी कि वो अकेला नहीं आएगा। ये सब कुछ अजीब है ना, वो सोचते हुए बोली थी। और फिर हातिम के इस इस्तफसार पर बताया, आज जब मैं सोने के लिए गया तो मेरे बेडरूम में भी फूल मिले थे, उनमें भी वैसा ही कार्ड था। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। कहाँ है अब वो? अब तब तो सफाई वालों ने उठा दिए होंगे, मगर सवाल ये है कि बंद कमरे में आए कहाँ से? हो सकता है किसी वेटर की मदद से रखवाया हूँ। अलीज़ा सोचती हुई बोली, वो लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। हातिम तो उस बेहुदा डांसर के बारे में सोच रहा था, मगर अलीज़ा को दोपहर की तरह किसी की मौजूदगी की महसूस हुई थी। सब जगह ढूंढ के थक हार के बैठ गई और ऊंची आवाज़ में बोले, तुम जो कोई भी सामने आ जाओ, वादा करती कुछ नहीं कहूँगी, बाहर आ जाओ प्लीज़। इसी वक्त कमरे की लाइट्स बंद हो गई और उसकी अंगूठी रोशन होना शुरू हो गई। हल्की पीली रोशनी बाएं कोने में धुएं की शक्ल में इकट्ठी होने लगी। ये मंजर देख कर तो अलीज़ा की खौफ से घुग्गी बांध गई, जितनी भी बहादुर सी, मगर इस तरह की सूरत हाल में तो वो पसीना पसीना हो गई थी। धुआं सिमट कर अब किसी वजूद की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था और अलीज़ा का डर और हैरत से मुंह खोल गया था। अलीज़ा के तो खौफ से होश उड़े हुए थे। धुएं में से कोई आवाज़ आई, मगर अलीज़ा को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ गई थी अरबी ज़बान है। कुछ देर तो आवाज़ आई, लेकिन जब अलीज़ा चुप बैठी तो धुएं का हयोला हवा के झोंके की तरह उसकी तरफ बढ़ा और उसकी चीख निकल गई। इतनी देर में वो हयोला उसके बिल्कुल पास पहुंच गया था और उसके चेहरे से हवा का ज़ोरदार झोंका टकराया। उसने घबरा के आंखें बंद कर लिया। तभी वो आवाज़ आई, घबराओ नहीं लड़की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आंख खोलो। आवाज़ सुनकर अलीज़ा ने डरते डरते आंख खोल दी। सामने वही धुएं जैसा कोई इंसानी हयोला था और हैरत की बात यह थी कि अब अलीज़ा को उसकी बात समझ में आ रही थी। मैं फ़िरौन रा की रूह हूँ। रूह? अलीज़ा की आंख एक बार फिर बाहर को उबल आई। करीब था कि वो बेहोश होकर गिरती। ह्यूले ने बात करना शुरू कर दी, घबराओ नहीं, कहा ना नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुमसे कुछ काम लेना चाहता हूं और उसके बदले तुम्हारी मदद भी करूंगा। काम? कैसा काम? वो हकलाती हुई बोली, तुम पहले अपना डर दूर करके इत्मीनान से बैठो, फिर बताता हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं तुम नहीं हो, उठ के पानी पीकर आराम से बैठो, फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम सब जानकर खुद को मेरे काम के लिए तैयार कर सको। वो डरते डरते उठी और पानी पीकर वापस अपनी जगह पे आकर बैठ गई। रूह ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये वो दौर था जब मिस्र में फ़िरौन का दौर था। एक फ़िरौन के मरने के बाद उसके पहले बेटे को फ़िरौन बनाया जाता था, ताकि ना कि भाई को। हाँ, मगर ऐसी सूरत में कि अगर मौजूदा फ़िरौन की मौत हो जाती और उसका बेटा यानी कि मुस्तकबिल का फ़िरौन अगर छोटा होता तो उसकी परवरिश और हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए मरने वाले फ़िरौन के भाई को तब तक करिए फ़िरौन बना दिया जाता जब तक कि मुस्तकबिल का फ़िरौन बड़ा नहीं हो जाता। हाँ, अगर किसी वजह से वो लड़का यानी मुस्तकबिल का फ़िरौन वक्त से पहले मर जाए तो मौजूदा फ़िरौन के बेटे को बादशाह दी जाती और इस तरह वो नस्ल दर नस्ल आगे चलती। हम 3 भाई थे, मैं, रामीस मुझसे छोटा और सबसे छोटा राकेश। मैं सबसे बड़ा था और मुस्तकबिल का फ़िरौन भी। मेरे बाबा ने मेरी तालीम और तरबियत पे ख़ास ध्यान दिया था। अभी मैं 10 साल का था, मगर घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और नेज़ाबाजी में मशाक हो गया था। मेरे उस्ताद और अतलीक मेरे चचा थे। अक्सर ही हम लोग दूर दूर तक शिकार के लिए निकल जाते थे और कई कई दिन बाद वापस आते थे। वो भी ऐसा ही एक दिन था जब हम शिकार से वापस आए तो हमें पता चला हमारे पीछे मौजूदा फ़िरौन यानी हमारे बाबा की किसी बीमारी की वजह से अचानक मौत हो गई। पूरे मुल्क में सोग का समा था, खाना जंगियाँ शुरू हो चुकी थी। चचा जान ने ताज मेरे सर पर रखकर मैंने उनको वापस करके फ़िरौन बनकर हुकूमत संभालने का बोला, क्योंकि मैं अभी छोटा था, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था। चचा जान बहुत अच्छे फ़िरौन साबित हुए। वो न सिर्फ मुल्क में अमन अमान कायम करके खुशहाली रहे, बल्कि हमारी तरबियत पे भी बहुत ध्यान दिया। मेरा सबसे छोटा भाई राकेश बहुत खूबसूरत था, इतना कि हम सबको भी उस पर बहुत प्यार आता। गोरा रंग, भूरी आंखें और शहद रंग बाल, और वो जितना प्यारा था उतना ही नाजुक और शर्मिला भी। उसे जंगी अमूर की बजाय कुदरत से प्यार था और हम दोनों बड़े भाई जंगी फ़नून में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। चचा की एक ही बेटी थी, वो मुझसे बहुत छोटी थी। कुछ साल गुजरे और हम जवान हो गए। चचा की बेटी की शादी मुझसे छोटे अमूस के साथ करके उनको अलग महल देकर अमूस को फ़ौज का सिपा सालार बना दिया गया था, जबकि मैं फ़िरौन बनकर हुकूमत कर रहा था। और चचा जान जो कि बूढ़े हो गए मेरे मुशीर थे। हमारे मजहबी रहब ने मुझे ख़ानदान से बाहर शादी करने से मना किया था, क्योंकि ये सल्तनत के लिए अच्छा शगुन नहीं था। इस ज़माने में फ़िरौन सगी बहनों से भी शादी कर लिया करते थे और खूनी रिश्तों में किसी की भी लड़की से, मगर मेरे चचा के अलावा मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं था, इसलिए मैंने शादी नहीं की थी। राकेश तो वैसे ही जंगलों झरनों का शहदाई था, वो महल में कम ही आता था। पहले पहले मिस्र में जादू का भी बहुत ज़ोर था, मगर फिर लोगों ने जादू को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर जब मेरे बाबा फ़िरौन बने
तो उन्होंने मिस्र में जादू पर पाबंदी लगा दी। पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि सब लोग अपना जादू का सामान तलब कर दें और अगर कोई जादू नहीं छोड़ना चाहता तो उसे मुल्क छोड़ने के जाने का हुक्म दे दिया गया था। इस तरह मिस्र में जादू ख़त्म कर दिया गया था, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि सच में ख़त्म हो गया, बल्कि लोगों ने चोरी छुपे जादू करना शुरू कर दिया। सरकारी ऐलान के मुताबिक जो लोग सच में जादू छोड़ के आए थे उनके वजीफे मुकर्रर कर दिए गए थे। कुछ मनफी अनासर भी थे जो मिस्र में दोबारा से जादू राइज करना चाहते थे, मगर उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। और फिर मैं फ़िरौन बन गया। मेरी बात किसने कहलाए? यह राकेश की एक बहुत शातिर जादूगर जो कि काले इल्म के महर थे। उसकी बेटी ने जंगल में राकेश को देख लिया और उस पर दिल हार गई। उसके बाप को पता चला तो उसने राकेश का ज़ायचा बनाया और जैसे ही उसे पता चला कि राकेश फ़िरौन मिस्र का भाई है, उसके शातिर दिमाग ने फ़िरौन तक पहुंचने का मंसूबा बनाया। इसके लिए उसने अपनी ही बेटी को इस्तेमाल करने का सोच लिया। सियाना जो कि बहुत खूबसूरत थी, राकेश के प्यार में हाथ से गुजरने को तैयार थी। अपने बाप का मंसूबा सुनकर एक पल के लिए तो सख्ते में चली गई, मगर फिर प्यार मिलने के लालच के साथ साथ मलका बनने के लालच ने प्यार को दूसरे नंबर पर ला खड़ा किया था और दोनों बाप बेटी आगे का लाहेअमल तैयार करने लगे। हर दौर के फ़िरौन में कोई एक ताकत होती थी जिसकी वजह से वो सबसे मुमताज़ होता और फ़िरौन चुना जाता था। जैसे कि सूरज, चाँद, सितारों, आग और मिट्टी। मुझे सूरज से ताकत मिलती थी। उसका तरीका ये था कि पैदा होने वाले फ़िरौन को माहबत के बड़े राहब के पास छोड़ा जाता था। वो जादू के इस्तेमाल से सारी ताकतों को नाव मौलूद पर आजमाता और जिस चीज़ से उसको नुकसान होने की बजाय फ़ायदा होता वो ताकत उसके अंदर मुंतकिल कर दी जाती थी। तो इस तरह मैं सूरज देवता का पुजारी था और मुझे सूरज की रोशनी से ताकत मिलती थी। सूरज की रोशनी में कोई जादू मुझ पे नहीं चलता था, ना कोई ताकत में मुझसे जीत सकता था। उसी मुनासबत से मेरा नाम फ़िरौन राह मशहूर हो गया था, मगर अब ये फ़िरौन औरत के चलता से मार खाने वाला था।